आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंचे हैं। पतंजलि पहुंचकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से मुलाकात की, जिसके बाद राष्ट्रपति पतंजलि यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने डिग्री पाने वाले छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। राष्ट्रपति के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे थे। पतंजलि विश्वविद्यालय द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उनसे भारतीय ज्ञान विज्ञान, विशेषकर आयुर्वेद तथा योग को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में विश्व पटल पर गौरवशाली स्थान प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। आधुनिक विज्ञान के साथ हमारी परंपरा की प्रासंगिक ज्ञान राशि को जोड़ते हुए भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने का जो लक्ष्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने निर्धारित किया है, उस मार्ग पर पतंजलि विश्वविद्यालय अग्रसर है। नंबर 1 उत्तराखंड का निर्माण हमारा कोई नारा मात्र नहीं है, बल्कि हमारा लक्ष्य है। हम इसे पूर्ण विश्वास है राज्य की जनता के आशीर्वाद से, हमारे ऋषियों के आशीर्वाद से, साधु संतों के आशीर्वाद से हम इस लक्ष्य को समय सीमा ही प्राप्त कर लेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि मैं भी उनके इस कथन को दोहरा रहा हूं कि आने वाला जो दशक है, जो 20 से 30 का दशक, 21वीं सदी का तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक होगा और इस दशक में आप सभी के सहयोग से हम नई बुलंदियों को छूने का काम करेंगे। और इसी बीच बड़ी खबर, उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आज कोरोना के 36 नए केस सामने आए। अस्पताल से 10 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 176 हो गई है, यानी कि एक बार फिर से अब कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड की बात करें तो आज कोरोना के 36 केस सामने आए हैं। अस्पताल से 10 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को अपने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और उत्तराखंड के चुनाव प्रचार प्रहलाद जोशी से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री की यह मुलाकात केंद्रीय नेताओं के उत्तराखंड दौरे को लेकर हुई थी। आगे बढ़ते हैं। गैरसैंण को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने एक बार फिर से भाजपा सरकार पर प्रहार किया है। हरीश रावत ने गैरसैंण को लेकर सरकार पर तंज कसा। हरीश रावत ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि सरकार भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र नहीं कराना चाहती है। हरीश रावत ने लिखा कि सरकार को ठंड लग जाती है। इसके साथ ही हरीश रावत ने ट्वीट में लिखा कि अगर कांग्रेस को मौका मिलेगा तो भराड़ीसैंण राज्य की राजधानी बनेगी। वहीं पहाड़ पर भी आम आदमी पार्टी सक्रिय हो चुकी है। आपकी तरफ से बद्रीनाथ विधानसभा में रोजगार गारंटी यात्रा निकाली गई। इस दौरान अजय कोठियाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी लोगों को बता रही है कि अगर उत्तराखंड में आपकी सरकार बनती है तो उनकी समस्याओं को किस तरीके से दूर किया जाएगा। इसके साथ ही कर्नल अजय कोठियाल ने रोड शो भी किया। कोठियाल भाजपा और कांग्रेस पर प्रहार करते हुए नजर आए। कोठियाल ने कहा कि भाजपा सिर्फ सीएम बदल रही है और कांग्रेस गुटबाजी से परेशान है। सत्ता में जब हम आएंगे तो किस प्रकार से जो मुद्दे हम बोल रहे हैं कि पूरा करेंगे। रोजगार, किस प्रकार से हम रोजगार जनता को, बच्चों को, युवाओं को, लड़के लड़कियों को सुविधा देंगे। उसकी किस प्रकार से हम ये जो बिजली है, बिजली किस प्रकार से प्रोवाइड कराएंगे। कैसे हम अच्छे स्कूल की सुविधा देंगे। कैसे हम वाकई में जो कामयाबी स्वास्थ्य के जो तरीके होते हैं, जो दिल्ली में कामयाब हो रखे हैं, उन्हें कैसे लेकर के आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिसंबर को देहरादून आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी की 4 दिसंबर को देहरादून में होने वाली रैली में भारतीय जनता पार्टी ने 1 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा है। पार्टी जोर शोर से तैयारियां करने में जुट गई है। तो तस्वीरें अब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जिसमें आप देखेंगे 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री का दौरा और दूसरी तस्वीर में आप तैयारियों की तस्वीरें देखेंगे। किस तरीके से प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जी का कार्यक्रम, चूंकि बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास होना है, बहुत सारी योजनाएं हमारी लोकार्पण होने, जिसमें बहुत सारी बड़ी योजनाएं हैं सड़कों के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, तो उसी कार्यक्रम में आ रहे हैं और वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर टिहरी में भाजपा प्रभारी विनय गोयल ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान टिहरी से प्रधानमंत्री मोदी के
देहरादून कार्यक्रम के लिए कार्यकर्ताओं को ले जाने को लेकर मंथन हुआ। टिहरी से 10,000 कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में पहुंचने के लिए कहा गया है। देश का जन जन उनको सुनने के लिए बेताब रहता है, उनकी बताए गए कार्यों से, और जिस तरह से कोविड को उन्होंने हैंडल किया है, आज 100% कोविड लगने की तरफ देश बढ़ रहा है, जिस तरह से वैक्सीन बनी है 9 महीने के अंदर अंदर, जो पहले कभी नहीं हुआ, जिस तरह से उन्होंने वो निर्णय लिए जो कि कोविड के दौरान, महामारी के दौरान, जो किसी ने भी नहीं देखी थी, जो आज का वर्तमान है, उसमें जो निर्णय लिए, उसमें देश की दृढ़ता, देश के प्रति उनका, देश का उनके प्रति सम्मान और निर्णय क्षमता को देखते हुए उनके प्रति हृदय बढ़ा है। आगे बढ़ते हैं। चुनाव नजदीक है और ऐसे में लगातार दौरों का दौर भी जारी है। प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर अब कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के दौरे पर तंज कसा है। उत्तराखंड की महान जनता ने संकल्प ले लिया है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना है। मोदी जी आ रहे थे, अच्छी बात थी, 8 साल का हिसाब भी तो लेके आए, कितना इस प्रदेश को दिया, क्या इस प्रदेश को दिया, यहाँ के नौजवानों के लिए क्या किया, क्या यहाँ के नौजवानों को केंद्रीय सेवा में आरक्षण दिया, या फौज में भर्ती में कोई रिलैक्सेशन हमको दिया, या हमें कोई रोजगार की कोई बहुत बड़ी व्यवस्था हमारे यहाँ की। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह हरिद्वार दौरे पर रहे। कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी के सवाल पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पार्टी के अंदर छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, मगर सब कुछ ठीक चल रहा है। टिकट वितरण की एक प्रणाली है, उस प्रणाली से प्रत्येक व्यक्ति को गुजरना पड़ेगा। अंतोगत्वा अंत में सीईसी के माध्यम से अंतिम प्रत्याशी चयन का कार्य पूरा होगा। वहीं काशीपुर में भाजपा की तरफ से जनसंपर्क रैली निकाली गई, मगर रैली के दौरान पार्टी के अंदर की गुटबाजी भी सामने आ गई। बलराज पासी की इस रैली में स्थानीय विधायक हरभजन सिंह चीमा, मेयर उषा चौधरी समेत भाजपा के स्थानीय नेता दूरी बनाते हुए नजर आए, जिससे साफ हो रहा है कि काशीपुर में भाजपा के नेताओं के दिल मिले हुए हैं। और अब क्योंकि चुनाव की बेला चालू हो गई है, अब प्रदेश में कोई नेता नहीं है, मुख्यमंत्री भी कार्यकर्ता है, प्रदेश अध्यक्ष भी कार्यकर्ता है, और हर विधायक कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ता के नाते से सबको जो हम लोगों को जनता के बीच में चलना है। ऐसा तो नहीं है कि बलराज जी की काशीपुर से दावेदारी ने सबको डरा के रख दिया हो स्थानीय नेताओं को? भारतीय जनता पार्टी तय करेगी किसको कहां से चुनाव लड़ना है। वहीं गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक दलों के नेता जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। भाजपा नेता सूरतराम नौटियाल भी इन दिनों अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ गंगोरी, गणेशपुर समेत कई इलाकों में चुनाव प्रचार किया। सूरतराम नौटियाल गंगोत्री सीट से भाजपा के टिकट के मजबूत दावेदारी माने जा रहे हैं। क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान है, और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीते। नरेंद्र मोदी जी का जो काम देश के लिए हो रहा है और विश्व के धरोहर के रूप में जो उन्होंने नेतृत्व के लिए परचम लहराया, और जो गांव गरीब और किसानों के लिए किया, उन सभी बिंदुओं को लेकर के आज हम पूरे जनसंपर्क अभियान में हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मसूरी दौरे पर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम हरीश रावत के समय में करवाए गए कामों से जनता खुश है, इसलिए 2022 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस की सरकार लोग इस उम्मीद के साथ बना रहे हैं कि 2014 में जब हरीश रावत मुख्यमंत्री बने, उन्होंने एक तरफ केदारनाथ की आपदा से निपटने के साथ साथ जिस ढंग से मेरा गांव, मेरी सड़क, मेरा वृक्ष, मेरा धन, जल संचय, बोनस से लेकर के उत्तराखंड की बोली, भाषा, संस्कृति, खान पान, पहनावे, उसको समृद्ध करने के साथ उत्तराखंड के उत्पादों को बेहतर मूल्य दिला करके और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी मार्केटिंग का जो काम शुरू किया, तो उससे इस इलाके का, उत्तराखंड का किसान भविष्य की अपनी सुरक्षा उसमें देखता है। वहीं देवस्थानम बोर्ड को लेकर चल रहे विरोध के बीच पुरोहितों ने अखाड़ा परिषद से समर्थन मांगा है। इसी को लेकर पुरोहितों ने अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी से उनके मठ में मुलाकात की। इस दौरान पुरोहितों ने देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ चल रहे आंदोलन के लिए संतों से समर्थन मांगा। दरअसल तीर्थ पुरोहित देवस्थानम बोर्ड को रद्द करने की मांग कर रहे हैं और इसे लेकर शनिवार को राजधानी देहरादून में पुरोहितों ने एक बड़ा आंदोलन भी किया था। पुरोहितों के विरोध के चलते ही सीएम धामी ने कहा कि सरकार इस पर अगले 2 दिनों में फैसला ले सकती है।
1970 का संग्राम में अब आपको दिखाते हैं अल्मोड़ा की द्वाराहाट विधानसभा का सियासी इतिहास। इस सीट पर फिलहाल भाजपा का कब्जा है। अल्मोड़ा की द्वाराहाट विधानसभा सीट पर फिलहाल भाजपा का कब्जा है और इस सीट से महेश नेगी विधायक है। राज्य के गठन के बाद 2002 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पूरन चंद्र और यूकेडी के बिपिन चंद्र त्रिपाठी के बीच मुकाबला रहा। यूकेडी के बिपिन चंद्र ने कांग्रेस के पूरन चंद्र को 4002 वोटों से मात दी। 2004 में बिपिन चंद्र त्रिपाठी के निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव कराया गया। उपचुनाव में बिपिन चंद्र त्रिपाठी के पुत्र पुष्पेश त्रिपाठी चुनाव जीत गए। 2007 के चुनाव में यूकेडी की ओर से फिर पुष्पेश त्रिपाठी प्रत्याशी बनाया गया। उन्होंने चुनाव में भाजपा के सदानंद को परास्त किया, जबकि कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही। वहीं 2012 में यूकेडी के पुष्पेश त्रिपाठी अपनी सीट नहीं बचा पाए और कांग्रेस के मदन सिंह बिष्ट 3000 वोटों के अंतर से चुनाव जीत गए। लेकिन 2017 के चुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय रहा। भाजपा के महेश सिंह नेगी, कांग्रेस के मदन बिष्ट और यूकेडी के पुष्पेश त्रिपाठी मैदान में थे। मोदी लहर में भाजपा के महेश नेगी को बम्पर वोट मिले। उन्होंने 7000 वोटों के अंतर से मदन बिष्ट को चुनाव हरा दिया। महेश नेगी दावा कर रहे हैं कि जनता का आशीर्वाद इस बार भी उनके साथ है। सारे विकास कार्यों को हमने बहुत ऊंचे तक पहुंचाने का काम किया है। जैसे कि अन्य लोग भी इसमें कुछ बोलने का काम कर रहे हैं कि द्वाराहाट विधानसभा में कुछ नहीं हुआ, तो हमने सबसे पहले इस विधानसभा में जो तथाकथित तस्करों के, शराब माफियाओं के, उनके जो नेता हुआ करते थे, उनकी दुकान पूर्ण तरीके से बंद करने का काम किया है। विधायक महेश सिंह नेगी ने अपनी सियासी पारी की शुरुआत तो अच्छी की, लेकिन महेश नेगी और महिला के बीच के विवाद से उनकी राजनीतिक साख गिरी है। विपक्षी दल कांग्रेस भी इसे लेकर खूब हमले कर रही है, जिससे सीट पर भाजपा के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कांग्रेस के दावेदार मदन सिंह बिष्ट और यूकेडी के पुष्पेश त्रिपाठी भी क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। दोनों ही नेता भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। ऐसे में आगामी चुनाव में विपक्षी दल भाजपा को कांटे की टक्कर देते दिख रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए द्वाराहाट से गोपाल बिष्ट की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको ये भी दिखाते हैं कि 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट का रिजल्ट क्या रहा था। भाजपा की तरफ से महेश नेगी मैदान में थे, जबकि कांग्रेस ने मदन बिष्ट को टिकट दिया था, मगर महेश नेगी ने चुनाव जीत लिया था। वहीं अगर देखें तो द्वाराहाट से विधायक महेश नेगी दावा कर रहे हैं कि उनके विधानसभा क्षेत्र में विकास के काफी कम करवाए गए हैं, मगर विपक्षी दल कांग्रेस उनके दावों पर सवाल खड़े कर रही है। विधानसभा द्वाराहाट में इस समय कोई भी गांव ऐसा हमने छोड़ा नहीं है जहां की हमने रोड नहीं पहुंचा दी है, और सारी रोडों में हमने डामरीकरण करने का काम कर दिया है। टोटली स्कूलों में हमने जो है फर्नीचर पहुंचाने का काम कर दिया है। टोटली स्कूलों में हमने मास्टर भेजने का काम कर दिया है। टोटली स्कूलों में हमने जो है लाइब्रेरी खोलने का काम कर दिया है। गांव में हर घर में हमने पानी और जल देने का काम कर दिया है। ना कोई स्कूल्स में, ना कोई हॉस्पिटल्स में, कोई भी एक भी कार्य आप ये तो जनता से पूछ लो, हम तो कह भी देंगे, लेकिन आप जनता से पूछ लो कि एक भी काम इनके उसमें नहीं हुई। अभी मैं यहाँ पे द्वाराहाट को परगना छोड़ गया था, मैंने 2 उप तहसीलें यहाँ पे बनाई। उन उप तहसीलों में तहसीलदार तक अभी तक नहीं बैठा पाए, और उसके साथ साथ जब मैंने परगना बनाया तो परगना में भी आज तक कोई रजिस्ट्रार भी नहीं। और चलिए अब आपको ये भी दिखाते हैं कि द्वाराहाट विधानसभा क्षेत्र की जनता के बड़े मुद्दे कौन कौन से हैं। पहला मुद्दा, स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल हैं। अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड मशीन है, लेकिन टेक्नीशियन नहीं है। मरीजों को रानीखेत रेफर करना पड़ता है। दूसरी अगर समस्या की बात करें तो सड़कों की हालत बदहाल है, जिससे लोग जान जोखिम में डालकर सफर करते हैं। वहीं आवारा पशुओं और जंगली जानवर खेती को नुकसान पहुंचाते हैं, एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा चौथी समस्या की बात करें तो शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है। डिग्री कॉलेज के भवन को बने 6 महीने नहीं हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हालत उसकी जर्जर ही है। पांचवी अगर बड़े मुद्दे की बात करें तो रोजगार नहीं होने से युवाओं का पलायन वहां पर लगातार जारी है। तो अब आपको ये भी दिखाते हैं कि द्वाराहाट विधानसभा की जनता विधायकों के कामों को लेकर आखिर कह क्या रही है। हमारे क्षेत्र में बहुत बड़े विकास हुए हैं, जैसे गगास में डैम बन रहा है और जो है तड़ाताल में झील बन रही है। लेकिन हमारा जो चौखटिया विकासखंड है, अगर तुलना की जाए तो हम अभी बहुत पिछड़े हैं द्वाराहाट विकासखंड की तुलना। निश्चित रूप से
जितना प्रकृति ने दे रखा है उतना ही सरकार भी यहाँ प्रदान करेगी, तो हमारे क्षेत्र में कोई लोग बेरोजगार नहीं रहेंगे। और हमारा मुख्य फोकस है कि हमारे युवाओं को जो बेरोजगार होकर उनको रोजगार से जोड़ना। विकास कार्य कहते हैं सारे नेता लोग के हो रहे हैं, लेकिन कहाँ हो रहे हैं? हॉस्पिटल हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन पड़ रही है, लेकिन उसका कोई टेक्नीशियन नहीं है। आपके 108 हैं, 108 जब भी हम जाते हैं तो वहाँ पता चला पंचर है, और वो है देघाट से आएगी, चालने से आएगी। ये स्वास्थ्य का है। शिक्षक आप देखिए, डिग्री कॉलेज के भवन बने, 6 महीना उसको हैंड ओवर हुए नहीं हुए थे और वो जर्जर हालत में होने शुरू हो गया। ऐसा लगता है कि जैसे बालू से बना होगा। बच्चों का खेलने के लिए फील्ड था, उसका हेलीपैड बना दिया करोड़ों रुपए का, लेकिन उस हेलीपैड की क्या अवस्था थी वो आज तक समझ नहीं आया। वहीं चुनाव के दौरान पलायन का मुद्दा भी उठ रहा है। विरोधी दल पलायन के मुद्दे को हवा देकर सरकार को घेरने की कोशिश भी कर रहे हैं, मगर पहाड़ पर ही कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने खेती के जरिए ही नई इबारत लिखी है। कहानी है खेती किसानी के बूते पद्मश्री हासिल करने वाले एक ऐसे शख्स की जिसने पहाड़ में खेती के नए आयाम स्थापित किए। बगैर कोई खास तालीम हासिल किए हुए उन्होंने खेती और बागवानी के क्षेत्र में एक नई इबारत लिखी है। पहाड़ में जहां किसान खेती से मुंह मोड़ता है, वहीं प्रेमचंद शर्मा ने इससे रोजगार पैदा किया और अब वो कितने ही युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। मैंने पहले जो है चेरी टमाटो, शायद मतलब जब कोई बहुत सारे लोग तो चेरी टमाटो का नाम तक नहीं जाने, मैंने चेरी टमाटो, कलर कैप्सिकम, रेड कैबिज और सलाद पत्ता, लेटिस से इसको तैयार किया, लेकिन उसकी हमें मार्केट नहीं मिल पाई। क्योंकि जब ये ब्रोकली है जब मैं गांव में से यहाँ लाता हूँ तो वो कहते कि या तो मतलब हम इतना नहीं उठाते। गांव के लोग भी अभी इतने अनजान हैं कि वो ब्रोकलियों के तो ये सब्जी है हमने। और अब तो मैंने रेड भिंडी उगाई है, जो जबकि रेड भिंडी का जो अगर आप मार्केट में उसका रेट देखें तो वो 500 रुपये से कम नहीं केजी। प्रेमचंद शर्मा ने परंपरागत खेती में मुनाफा न होता देख खेती में नए प्रयोग शुरू किए। इसकी शुरुआत उन्होंने 1994 में अनार की खेती से शुरू की। इसमें मुनाफा होते देख उन्होंने अपने काम को आगे बढ़ा दिया। इसके बाद प्रेमचंद ने टमाटर, ब्रोकली, गोभी जैसी सब्जियां उगाना शुरू की। प्रेमचंद कहते हैं कि अगर युवा चाहे तो खेती के जरिए पहाड़ में रोजगार किया जा सकता है। हमारे युवा इस ओर इंटरेस्ट नहीं रख रहे, वो 8-10 हज़ार की नौकरी में ही अपना ये समझ रही है। शहरों में आकर वो 8-10 हज़ार की नौकरी से बच्चे भी रख रहा है। अब देखिए कहाँ उसका गुजारा होगा। लेकिन हम जो अपने गांव में जो काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ के जो युवा है, पढ़े लिखे है, अच्छा कार्य कर रहे हैं। अब कृषि पर सभी का रुझान ये हो गया कि मतलब खेती की ओर बड़े लिखे लड़के सभी खेती कर रहे हैं और इसमें सफलता भी मिल रही बहुत अच्छी। उत्तराखंड के जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर के दुर्गम इलाकों में खेती बागवानी का काम आसान नहीं है, मगर प्रेमचंद ने इसे अपनी मेहनत से साकार कर दिखाया है। राज्य स्थापना दिवस पर इस बार प्रेमचंद शर्मा को राज्य सरकार ने पद्मश्री से नवाजा था। इससे पहले भी प्रेमचंद किसान भूषण, कृषक सम्राट जैसे कई सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा उदाहरण है पद्मश्री प्रेमचंद शर्मा। उन्होंने किस तरीके से, और शुरुआत से ही वो कभी नौकरी करने नहीं गए, किस तरीके से शुरुआत से उनका रुझान रहा और आज कई लोगों को रोजगार भी दे चुके हैं। अपने सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि कैंतुरा,